दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है, जब अपराधी घर पर पहुंचते हैं और वहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। तो पटना में ये डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला आलमगंज थाना इलाके के अरफाबाद कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार बेलगाम अपराधियों ने घर के दरवाजे पर पति, पत्नी और बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई है, जबकि पति की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक महालक्ष्मी एनएमसीएच की रिटायर्ड नर्स थी। घायल धनंजय मेहता का एनएमसीएच में इलाज चल रहा है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस ने घटना स्थल से 4 खोखा और एक चाकू भी बरामद किया है। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पटना का बिगड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर के लगातार पुलिस की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं, पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर से इस डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर राजधानी पटना में एक बड़ी वारदात फिर से और मां बेटी की एक साथ गोलियों से छूने कर हत्या कर दी गई है। आलमगंज अरफाबाद का ये इलाका, जैसा कि आपने बताया भी, और पर्सनल एनमिटी पुलिस ने यही करी कि पर्सनल एनमिटी से तीनों को, जो हस्बैंड है, वाइफ है और उनकी बेटी, तीनों को गोली मारी गई है। लेकिन पर्सनल एनमिटी किस वजह से थी, किन लोगों से थी, फिलहाल पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने निकाला है और उस आधार पर क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में लगी है। रिटायर्ड ये नर्स थी एनएमसीएच की, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और सभी पहलुओं पर पुलिस छानबीन करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई अपने घर के अंदर अगर सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित होगा। हालांकि पटना पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, विजिबिलिटी दिखा रही है, वाहनों का चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रही है कि आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन थोड़ी सी चूक का फायदा अपराधी उठा रहे हैं और इस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है और अपराधियों को पकड़ती है। लेकिन एक बार फिर से पटना पुलिस को बड़ी चुनौती मिली। धनंजय मेहता जो अभी घायल है, उनका कोई बयान सामने आ पाया है? कोई बयान दर्ज हुआ है किसी पर शक? हाल उनको इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद जरूर है और वो कह रहे हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो तो उनसे पूछताछ की जाएगी। तो देखना होगा पुलिस उनसे पूछताछ कर क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है, किस तरह का एनमिटी था, किस तरह की दुश्मनी चल रही थी किसी से। सभी पहलुओं पर पुलिस इंतजार कर रही है उनके ठीक होने का। थोड़ी देर में अगर वो आउट ऑफ डेंजर घोषित किया जाता है तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। ऐसी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। जो पति है वो अभी इलाजरत है और उसका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाया है क्योंकि अभी वो बोलने की अवस्था में नहीं है। और माना जा रहा है कि पुलिस भी थोड़ा वो ठीक हो जाएंगे तो पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी। हालांकि अपराधियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आपसी रंजिश में हत्या की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों तक पहुंच नहीं पाई है। और देखिए, कल ही की बात करते हैं तो घंटों जो पुलिस की तलाशी है वो चलती रही और ऐसे में आज सुबह सुबह जो डबल मर्डर है उस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कई बड़े जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, खास करके पटना पुलिस की कार्यशैली पर। और सवाल यह है कि क्या अपराधियों के आगे पुलिस पस्त हो चुकी है? क्या लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है? सवाल यह भी है कि क्या 9 थानेदारों पर कार्रवाई करने के बाद से इन घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है? सवाल यह भी है कि पटना पुलिस का खुफिया तंत्र क्या फेल हो चुका है? सवाल यह भी कि लगातार अपराध के बाद भी हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? और सवाल यह भी है इस घटना के बाद कि आखिर कब तक एक्शन के बजाय रिएक्शन पुलिस देगी? और देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश जो है वो सामने आई है, जहां पर आईडी प्लांट किया गया था। खबर ये सामने आ रही है कि नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। कोंटा एएसपी आकाश राव इसमें शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में गाड़ी उड़ गई। ब्लास्ट में 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। थाना प्रभारी सुनलसर घायल हैं। एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर भी घायल हैं। दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। कोंटा के पास, फंडीगुड़ा के पास से ब्लास्ट हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों की एक करतूत सामने आई है। आईडी ब्लास्ट किया गया है और इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं। कोटा एएसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं।
अब बात राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जो शिलांग पुलिस है वो लगातार इस मामले को लेकर के एक्शन में दिख रही है और किसी और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही, जिसका नाम सोनम है, उसने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची। और दावा यह किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और भी कुछ लोग शामिल थे और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खबर यह सामने आ रही कि पुलिस ने हत्या के आरोप में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून पर शिलांग गए थे, जिसके बाद 2 जून को अचानक राजा रघुवंशी का शव मिला था, जबकि 23 मई की तारीख सोनम पति के साथ लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस सभी एंगल से इस मामले में जांच कर रही थी। बता दें कि राजा रघुवंशी की मौत की कड़ी को जोड़ने के लिए पत्नी सोनम की तलाश हो रही थी। आखिरकार 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ये वही सोनम की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसने इस हत्या की पूरी साजिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के रची। हालांकि इस मामले में जो नया मोड़ है लगातार सामने आ रहा है और सोनम की जो तलाश थी वो भी लगातार की जा रही थी। करीब 17 दिनों से पुलिस खाक छान रही थी, पुलिस एक्शन में जरूर दिखाई दे रही थी और 17 दिनों के बाद से यह बड़ा खुलासा होता है। और क्या क्या हुआ तारीख दर तारीख समझिए। तो 20 मई को ये इंदौर से मेघालय ये कपल पहुंचा। 23 मई की तारीख की बात करें तो लावारिस से स्कूटी मिलती है। 24 मई को परिवार से संपर्क टूटता है। इसके साथ जब तारीख आगे बढ़ती है 27 मई तो सर्चिंग के दौरान बैग मिलते हैं और 2 जून को राजा का शव मिलता है। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीर है, जहां पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तस्वीर देखिए। ये पहली तस्वीर 11 जून की है, जब इन दोनों की शादी हुई। राजा रघुवंशी ने सोचा नहीं होगा कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी जान चली जाएगी। दूसरी तस्वीर 20 मई की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे थे। और उसके बाद से तारीख आती है 2 जून, जिस दिन राजा की बॉडी मिलती है। और 9 जून को ये तारीख सामने आती है, जहां से इस मामले में एक जो नया मोड़ है वो सामने आता है और सोनम समेत 4 अरेस्ट किए जाते हैं इस पूरे मामले में। तो इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिसिया तफ्तीश है वो आगे और भी चलती रहेगी। देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार जो नए मोड़ है वो सामने आ रहे हैं। अब बयान जो ताजा सामने आया है वो सोनम के घर वालों का सामने आया है, उनके माता पिता का सामने आया है और उनका यह कहना है कि बेटी जो है वो बेकसूर है। तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। पुलिस के भी कई जो दावे हैं उसे झूठ साबित करने में पूरा परिवार जुटा हुआ है। और बता दें कि अब सोनम के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों ने अपनी बेटी को बेकसूर बताया है और राजा रघुवंशी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम की मां ने कहा है कि हत्या के पीछे कौन है इसका पता लगाया जाना चाहिए, जबकि सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर कहानी बनाने का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार के सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार के सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा,
और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। और इस राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा का नाम सामने आया है। ये वही राज कुशवाहा है जिसको लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि सोनम के साथ इसका अफेयर था और इस पूरी हत्याकांड में ये शामिल था और कुछ और लोग भी शामिल थे। बॉयफ्रेंड होने की बात जो है वो राज कुशवाहा को लेकर के कही जा रही है। और बता दें कि राज कुशवाहा हिरासत में है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बताया जा रहा है। तो राज कुशवाहा जिसने इस हत्या में वो शामिल रहा, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो टिकट है खुद सोनम ने कराई थी। तो क्या ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि शादी के बाद से हनीमून पर शिलोंग जाएंगे और वहीं पर इस हत्याकांड को अंजाम देंगे, जिसमें राज कुशवाहा भी लगातार काम कर रहा था। और चलिए बिहार की खबरों पर वापस लौटते हैं। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई है और चेन स्नेचिंग से लगातार लोग यहां पर दहशत में हैं, क्योंकि लोग जब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं वो चेन स्नेचिंग का शिकार हो जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में एक्शन की बात जरूर कह रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल रही है। जो ताजा मामला सामने आया है, जहां दूध लेने गई एक महिला से बदमाशों ने चेन छीन लिए, वहीं विरोध करने पर पिस्टल के बट से माथे पर हमला भी किया गया। घटना के बाद बाइक सवार फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जुब्बा सैनी पार्क के पास पानी टंकी रोड की है। घटना में घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेने जा रही थी, दूध लेके लौट के आ रही थी, उनके गले में चेन था। आगे थोड़ा बढ़ने के बाद वहाँ से ये मोटरसाइकिल से कोई आया, वो खींचा, वो उसको पकड़ के चेन छिप गया। तब तक वो उससे कॉलर पकड़ के झगड़ा उगड़ा करने लगी, यहाँ तक खींच के ले आया। हम मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पानी टंकी चौक है, उसके पास एक जायसवाल गली है। उसमें सुबह एक महिला दूध लेके आ रही थी, तो पहले से ही देखिए एक आदमी अपराध कर्मी कर रहा था और उसकी चेन छीनने के चक्कर में थोड़ा सा घटना हुई है। और महिला ने काफ़ी संघर्ष किया है, चिल्लाई भी है, लेकिन अगल बगल के लोगों ने या तो नज़रअंदाज किया है। और खबर गोपालगंज से है, जहां पर अपने दरवाजे पर टहल रही एक किशोरी के पहले अगवा किया जाता है और उसके बाद से उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी परिवार वालों की तरफ से दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बता दें कि घटना जादोपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला की है। मृतक किशोरी की पहचान सोनम कुमारी के रूप में हुई है, जो सुभाष शाह की बेटी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों का आरोप है कि सोनम कुमारी कल शाम में खाना बनाने के बाद दरवाजे पर टहल रही थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने उसे अगवा किया और गन्ने की खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। अच्छा। और उसको घेर के मारे लगा, हम दोगे बस हमरो मरने लगा। और देखिए खबर रोहतास से सामने है आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज करके उसे चलाया जा रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी गाड़ी महीनों से उसके दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन बार बार जो उसकी गाड़ी है वो एक टोल से क्रॉस कर रही है और इसकी शिकायत दी गई है कि उसी नंबर से गाड़ी जो है वो चल रही है। खबर सामने आ रही कि मामला शिवसागर थाना क्षेत्र का है, जहां अजय कुमार सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी गाड़ी पिछले कई महीने से उनके घर पर खड़ी है, लेकिन शिवसागर के टोल प्लाजा से उन्हें लगातार मैसेज आ रहा है कि उनकी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर रही है और टोल टैक्स भी दे रही है। पुलिस ने जब टीम गठित कर जांच शुरू की तो पता चला कि मुफस्सिल थाने के रहने वाले संजय कुमार सिंह की इस गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में ले लिया है।
और देखिए दानापुर में एक चोरी की घटना सामने आई थी और इस चोरी की घटना को लेकर के खबर ये सामने आ रही कि पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली है और कई महीने बीत चुके हैं इस चोरी की घटना को अंजाम दिए हुए, लेकिन चोरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो कई बार पुलिस जो है वो फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चोरी के जो आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि दानापुर के गाड़ी खाना के महर्षि मेहीनगर में हुई चोरी की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। 6 महीने पहले हुई इस घटना में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पीड़ित पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पहले 4 दिसंबर को एफआईआर किया गया था। 3 दिसंबर को 4 दिसंबर को मेरे घर में चोरी हो गया था। पीछे से खिड़की खोल के पूरा सामान ऊपर से नीचे तक ले सब लॉकर को तोड़ ताड़ कर ले गया। हम दानापुर थाना में एफआईआर किए 4 तारीख को। अब तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है। 3 दिसंबर को हो गई, हम लोग शादी में गए हुए थे घर, और 4 को एफआईआर हुआ, लेकिन अब तक कोई 6 महीने बीतने जा रहा है। 6 महीना बीतने जा रहा है। और देखिए बिहार का पहला डबल डेकर पुल इसी महीने शुरू हो जाएगा और अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। काफी समय से इसका निर्माण चल रहा था, लेकिन अब जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। 11 जून से गाड़ियों की रफ्तार डबल डेकर पुल पर नजर आएगी। लगभग 422 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। इसके उद्घाटन के बाद से अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार का पहला डबल डेकर पुल, जिसकी शुरुआत इसी महीने होने वाली है। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर पुल पर 11 जून से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। उद्घाटन से पहले डबल डेकर पुल की जो खूबसूरती है वो देखते बन रही है। बिहार का पहला ये डबल डेकर पुल है। हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निरीक्षण भी किया था और पुल बनकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। ये पुल 2 जगहों पर, यानी जो डबल डेकर पुल है 2 जगहों पर उतर रहा है, जिससे अशोक राजपथ इलाके में जाम से लोगों को निजात मिलने वाला है। अशोक राजपथ पर बने डबल डेकर पुल पर 11 जून से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। बिहार का पहला डबल डेकर पुल है ये। पटना के अत्याधुनिक जो व्यस्ततम इलाका है अशोक राजपथ पर यातायात को सुगम बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक डबल डेकर पुल का निर्माण किया गया है। डबल डेकर पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 8.5 मीटर है। इसका पहला तल 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक फैला हुआ है। 11 जून से इस पर गाड़ियों की रफ्तार नजर आएगी। उद्घाटन से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले डबल डेकर पुल में लगभग 422 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जल्द ही अशोक राजपथ पर बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात आम लोगों के लिए इसका उद्घाटन किया जाएगा और खोल दिया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी के कई सरकारी कार्यालय जिनको अपना भवन नसीब नहीं हुआ है और इस वजह से जो विकास के काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। ये सारे जो सरकारी कार्यालय हैं वो किराए के मकान में अभी चल रहे हैं और इस वजह से परेशानी भी होती है। बता दें कि परसौनी प्रखंड कार्यालय भी पंचायत भवन में चल रहा है। इसके कारण विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। में कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जो उधार के भवनों में वर्षों से संचालित किए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह सीतामढ़ी का परसौनी प्रखंड कार्यालय है, जो पिछले लंबे अरसे से उधार के भवन में चल रहे हैं। कहा जा सकता है कि पंचायत भवन में पिछले लंबे अरसे से परसौनी प्रखंड कार्यालय का संचालन हो रहा है। यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मी हैं और जो अधिकारी हैं, उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुनियादी सहूलियतों का अभाव है और जो संसाधन होना चाहिए वो उसकी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो आप तस्वीर के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह परसौनी प्रखंड कार्यालय है, जो पिछले लंबे अरसे से उधार के भवन पर टिके हुए हैं और स्थिति ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रखंड के जो विकास की स्थिति है वो प्रखंड कार्यालय से ही संचालित किए जाते हैं, लेकिन कहा जा सकता है जो प्रखंड कार्यालय है उसको
खुद अपना भवन नसीब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रखंड कार्यालय को अपना भवन उपलब्ध कराया जाए। कहा जाता है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफ़ी लेट लतीफ़ होने की वजह से परसौनी प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रखंड कार्यालय का भवन का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। अब बात मौसम की करते हैं। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। लोगों की तबीयत भी ज़्यादा खराब हो रही है और ऐसे में अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि लू की चपेट में, गर्मी की चपेट में लोग लगातार आ रहे हैं। और ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो गोपालगंज प्रशासन की तरफ से भी की गई है। बता दें कि लू चलने के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोग खासा परेशान हैं। वहीं दिहाड़ी मजदूरों को खुले में काम करना मुश्किल हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोग इस मौसम में परेशान हैं। खासकर रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि आसमान से जैसे आग बरस रही हो वैसा मौसम हो चुका है। लू चलने के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। खासकर जो रोज़मर्रा के कामकाज पर निकलने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें काम करने में परेशानी हो रही है। तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन भी प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फ़िलहाल गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील किया है कि वे धूप में निकलने से बचें, हल्के कपड़े पहनें और अधिक से अधिक पानी या तरल पदार्थों का सेवन करें। तो मौसम लगातार जो है गर्मी का बना हुआ है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग जो हैं वो इस मौसम में परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने और अधिक से अधिक इस मौसम में तरल पदार्थों के सेवन करने के लिए अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए, भागलपुर की अगर बात करें तो सुबह से चिलचिलाती धूप है। लोग परेशान हैं धूप से और ऐसे में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खास करके जो बाहर निकलने वाले लोग हैं, जो तेज़ धूप में निकल रहे हैं, और खास करके दोपहर की अगर बात करें तो इस दोपहर में और परेशानी हो रही है। लोग छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। और मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार से। लगातार कई दिनों तक मौसम सुहाना रहने के बाद आज सुबह से ही लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह ही चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या जो है वो प्रभावित हो रही है। हाल के दिनों में लगातार भागलपुर में मौसम में बदलाव हो रहा था। कभी आंधी तो कभी बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई थी, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई थी। लेकिन आज अचानक से सुबह से ही मौसम जो है वो पूरी तरह से बदला है और मौसम में तल्खी देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में पारा और चढ़ेगा और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से अचानक से मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है और लगातार तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में गर्मी और सताएगी और जिले में पारा और चढ़ेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव